हेलो 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 हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब इस ठंड में बहुत अच्छे होंगे। ठंड में अपना बचाव आप लोग कर रहे होंगे। तो एक बार सभी लोग क्लास से जुड़ जाएंगे और बताएंगे। जैसे ही मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती है सभी बच्चे इकट्ठे थम्स अप करके मुझे बताएंगे, ठीक है भैया। तो जैसे पिछली क्लास में हम आपको पढ़ा रहे थे क्या, गुप्तवंश। गुप्तवंश में मैंने बोला इसको श्रीगुप्त से सिक्कों के द्वारा हमको पता चला कि श्रीगुप्त ने इस वंश की स्थापना की। लेकिन घटोत्कच भी इसी वंश का एक संस्थापक हुआ। मैंने बताया वास्तविक संस्थापक किसको बोलते हैं हम। वास्तविक संस्थापक कौन है, वो है चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। वास्तविक संस्थापक किसको माना गया है, वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना गया है। और चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर कब बैठा, ये बैठा था 319 में। कब, 319 एडी में। और इसी दिन इसने चलाया था आपका गुप्त संवत को। इसके बाद में मैंने बताया था आपको, सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में कौन आया था आपका, समुद्रगुप्त आया था। क्या बोलोगे, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बाद में हम लोग पढ़ रहे थे कहाँ, समुद्रगुप्त आपका मैंने आपको बताया होगा 335 से लेकर के 380 एडी तक, ठीक है। और समुद्रगुप्त के बाद में गद्दी पर था आपका कौन, चंद्र शासक, जिसको हम चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। ये बातें हम कल कर रहे थे भैया। मेरी आवाज़ आप लोगों तक अगर पहुंच चुकी है तो थम्स जो मैंने आपसे बोला है वो भेज देंगे। तो ये क्या बताया मैंने, 380 से लेकर के और आपका 414 एडी तक शासक था। यहां तक की बात हम कर चुके थे। वेरी गुड, स्कंदगुप्त आएगा, ठीक है। चलो आगे पढ़ेंगे भैया। तो बच्चा एक बात समझोगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम पढ़ रहे थे। मैंने बताया इसके बारे में कि इसकी पत्नी, शादी किससे कर ली थी इसने, शादी किससे कर ली थी इसने, पत्नी कौन थी इसकी, पत्नी ध्रुव देवी का जिक्र मैं कर चुका आपसे, ध्रुव देवी। और मैंने आपको ध्रुव देवी के अलावा यहाँ बताया था किसके बारे में, एक रामगुप्त शासक के बारे में बताया था। रामगुप्त शासक जो कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई था, है ना। ये बातें मैं आपको बता चुका। और एक चीज मैंने आपको बताई थी, फाहियान। फाहियान किसके समय पर आया था, तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर आया था। ये बातें हम कर रहे थे, ठीक है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। अब आगे बढ़ाएंगे अपनी बात को। अब आते हैं प्रमुख बातों पर। ये तो जर्नल एक ओवरव्यू हुआ गुप्तवंश का। प्रमुख बातें क्या हैं जानने के लिए, तो वो देखो बच्चे। बात आती है, एक लाइन लिखोगे, चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री की शादी, क्या बोलेंगे, अपनी पुत्री की शादी, पुत्री मतलब डॉटर, अपनी बेटी की शादी, कभी पोती समझ लेंगे कुछ लोग, हिंदी में इतने कमजोर होते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री की शादी जो की, अपनी पुत्री की शादी, और इसकी पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त। क्या बोलेंगे, प्रभावती गुप्त की शादी वाकाटक नरेश, वाकाटक नरेश रुद्र सेकंड से की, रुद्र द्वितीय से की। तो यह एक बहुत बड़ा आप लोगों को समझने के लिए कॉन्सेप्ट आता है। तो समझेंगे क्यों चंद्रगुप्त द्वितीय ने ऐसा किया। तो विवाह संबंधों का सहारा आप सभी जानते हैं, लोग रिश्तेदारी क्यों करते थे, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे। तो भैया जैसे मैं आपको बताता हूं, अब यहां समझो, अगर मैं आपको समझाऊं कि ये जो गुप्त साम्राज्य हम पढ़ रहे हैं, इस गुप्त साम्राज्य की बात अगर मैं आपको बताता हूं कि इसका साम्राज्य कहां तक था, तो समझना मेरी बात को एक ही बार में। अगर मैं आप लोगों से इसके साम्राज्य की बात करता हूं भैया, तो इसके साम्राज्य विस्तार को समझते हैं। देखना ध्यान से। अगर मैं थोड़ा सा यहां से कश्मीर छोड़ दूं, यहां से असम वाले पार्ट को काट दूं, और यहां से दक्षिण भारत को काट दूं, ये उस समय आपका जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये भी भारत के हिस्सा थे। तो भैया ध्यान से समझना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर गुप्तों का जो शासन था, ये कहां तक फैल गया था आपका, ये सारा क्षेत्र जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यानी कि गुजरात से लेकर के फैला कैसे कैसे है, ये मैं आपको भी बताऊंगा। ये वाला जो क्षेत्र है, इस सारे साम्राज्य को अधीन अपने किसने कर लिया था, यानी मैं कह सकता हूं आपसे कि ये जो साम्राज्य है आपका, ये किसके अधीन था,
ये चंद्रगुप्त द्वितीय के अधीन। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? ये वाकाटक जो नाम है, ये वाकाटक कहां था भैया समझना, ये है वाकाटक। यहां कौन थे आपके वाकाटक, यहां मगध है, इधर कौन है आपका मगध था, इधर कौन है आपके ये वाकाटक हो गए, वाकाटक हो गए। और इधर जो ये गुजरात की तरफ थे, मैं आपको पहले ही बता चुका, गुजरात की तरफ इस वाले क्षेत्र में थे आपके शक शासक। कौन थे? शक शासक। तो इसने अपनी बेटी की शादी क्यों की इन वाकाटकों से, देखेंगे भैया जरा। वाकाटकों जो बीच में पड़ रहे थे किसके, इधर तो मगध हो गया, इधर कौन है मगध, और इधर है आपके शक शासक। तो शकों की जो ताकत बढ़ रही थी कि शकों पर कंट्रोल कैसे पाए चंद्रगुप्त सेकंड, इसीलिए उसने रिश्तेदारी करनी जरूरी समझी किससे, जो बीच में वाकाटक आ रहे थे। मगध साम्राज्य बड़ा साम्राज्य था, ठीक है, तो मगध से किसकी रिश्तेदारी हो गई, वाकाटकों की। और इसका फायदा उठा करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, इसने जो मैंने बोला था ना शकों को हराया था, मैंने एक उपाधि बताई थी आपको, सकारी उपाधि ग्रहण की थी। लिखेंगे, आगे बात को बढ़ाते हैं। तो क्या बोला मैंने आपसे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री की शादी वाकाटक नरेश रुद्र द्वितीय से की, और इनकी मदद लेकर, यानी वाकाटक नरेश की मदद लेकर, इनकी मदद लेकर शक शासक, ऐसे लिख लो शक शासक, इस समय शक शासक वही है, वो भी शक शासक है जिसने कोशिश की थी किसको उठाने की, ध्रुव देवी को, जिसने रामगुप्त से कहा था कि मैं इसको उठा करके ले जाऊंगा, है ना, शक शासक। तो एक बार तो पहले जब पराजित किया, उसके बाद में फिर से पराजित किया, जब इसने अपनी शक्ति बढ़ा ली थी रुद्र तृतीय ने फिर से, तो फिर पराजित किया। क्या बोलेंगे, शक शासक रुद्र तृतीय को हराया। अब इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, एक रुद्र सेकंड तो देखो, रुद्र सेकंड तो वाकाटक नरेश है, और ये रुद्र थर्ड है शक शासक, इसको हरा देता। ठीक है, समझ गए क्यों इसने ये शादी की थी, अपनी बेटी की शादी इसने क्यों की थी। और देखो साम्राज्य विस्तार के लिए इसने क्या किया, एक और साम्राज्य बताता हूं आपको। दक्षिण के जब आप साम्राज्य पढ़ रहे होगे तो यहां आप पढ़ोगे, एक होगा कदम्ब साम्राज्य, कदम्ब साम्राज्य। और कदम्ब साम्राज्य कहां है आपका, कर्नाटक में है, कदम्ब साम्राज्य ये कर्नाटक में है। तो ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसने विवाह संबंधों के सहारे यहां कदम साम्राज्य में एक शासक होंगे, मतलब कदम साम्राज्य होगा, कदम वंश के ही शासक होंगे, और शासक का नाम होगा काकुत्स वर्मा। एक शासक होगा यहां काकुत्स वर्मा, शासक जो होगा, इस काकुत्स वर्मा शासक से शासक की जो बेटी होगी, काकुत्स वर्मा एक राजा है, और इस राजा की जो बेटी है इससे शादी कराएगा, कि बेटी से शादी कराई चंद्रगुप्त द्वितीय ने, अपने पुत्र कुमार गुप्त की शादी कराई। तो समझ रहे हैं, अपने पुत्र कुमार गुप्त की शादी कराई। तो बस समझने की बात क्या है, आप नहीं भूल पाएंगे कभी भी। इधर तो इसने इन शकों को हराने के लिए किससे संबंध बनाया, एक वाकाटकों से, और इधर कदम्ब साम्राज्य से, किस लिए, अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, चलो भाई आगे देखेंगे। आगे बढ़े भैया, इसमें थम्स अप करके भेजेंगे, इतनी बात समझ गए होंगे, बड़ी छोटी सी बात है कि इसने शादी क्यों की थी। तो अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए हर कोई शादी करता है। चलो लिखना दूसरी बात, इसने मथुरा क्षेत्र को कुषाणों से जीता था, कुषाणों से, इसने मथुरा क्षेत्र को कुषाणों से जीता था। तो आपसे पूछ सकता है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय मथुरा वाला जो क्षेत्र था वहां पर कंट्रोल किसका था, कुषाणों का था। तो कुषाणों से इसने इस मथुरा क्षेत्र को जीता। और ये बात हमको कहां से पता चलती है, इस बात के बारे में अभिलेख है हमारा मथुरा अभिलेख। तो कभी आपसे प्रश्न पूछे मथुरा अभिलेख किसके बारे में जानकारी देता है, वो बताता है चंद्रगुप्त द्वितीय की मथुरा विजय के बारे में, मथुरा विजय के बारे में बताता है। ऐसे ही भैया एक अभिलेख है आपका मेहरौली अभिलेख, मेहरौली लोह स्तंभ अभिलेख लिख सकते हैं,
मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख, अभिलेख चंद्रगुप्त सेकंड ने ही लिखवाया। ठीक है, और इसी से हमको क्या पता चलता है, और आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेहरौली का जो लौह स्तंभ है कुतुब मीनार के पास में, मेहरौली दिल्ली में पड़ता है, और ये जो लौह स्तंभ है इसी से हमको जो जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में मिलती है, और इस पर इसका नाम क्या लिखा हुआ है, चंद्र नाम लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम क्या मिलता है, क्या मिलता है, ये मिलता है हमको मेहरौली स्तंभ लेख से, मेहरौली स्तंभ लेख से। कोई दिक्कत है? ये तीसरा अभिलेख इसका एक और है, ये भी लिखना, सांची के स्तंभ लेख से, सांची के स्तंभ लेख से, सांची के स्तंभ लेख से भूमि दान, जो ये भूमि करते थे क्या बोलते हैं इसको, भूमि दान, और भूमि दान में भी मतलब इन्होंने पूरे के पूरे गांव दान में दिए, तो ग्राम दान लिखना ठीक होगा। सांची के स्तंभ लेख से ग्राम दान के बारे में पता चलता है, ग्राम दान के बारे में पता चलता है। पूरे के पूरे गांव इन्होंने दान देने शुरू कर दिए थे, ब्राह्मणों को दान देते थे, बारे में पता चलता है। एक प्रश्न का उत्तर देंगे, मैंने आपको बताया था भूमि दान देने की परंपरा किन शासकों ने शुरू की थी, बोलेंगे भूमि दान की परंपरा किन शासकों ने शुरू की थी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो सर जी, मेरा लेखपाल में 2 बार रजिस्ट्रेशन हो गया, उससे कोई परेशानी तो नहीं होगी, और बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। सांची का स्तंभ, राजा रानी के सिक्का किसने चलवाया था, ये पूछ रहे हैं सचिन कुमार। बेटा जितना लिखा जाना तुम पर कमेंट सेक्शन में, उतना झिक कर लिखो, मैं इस कमेंट सेक्शन को देखने का नहीं, ये मैंने खुद से बोला इस बात को, इस कमेंट सेक्शन को मैं देखने का नहीं हूँ। आप लिख करके अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, वो बच्चा सबसे अक्लमंद है जो चुपचाप सुन रहा होगा। राजा रानी का सिक्का यार कल बता दिया, आज पूछ रहे हो क्वेश्चन को, कल की क्लास क्यों नहीं करी? तुम में से जो है ना कम से कम 10% तो निरे मूर्ख हो, निरे मूर्ख। एक पूछ रहा एडी क्या है, बताओ ये सो का जागा है, इसे एडी नहीं पता, एडी 75 बार क्लास में बता दिया, एडी क्या है, 7 वाहनों ने। ठीक है भैया, चलो कोई नहीं, पढ़ेंगे आगे। ऐसा मूर्ख तो मूर्ख ही रहता है, मूर्ख को विद्वान की श्रेणी में पहुंचने में एक लंबे समय की जरूरत होती है ना, तो वो लंबा समय व्यतीत करो बच्चे, हो जाओगे धीरे धीरे। सांची के स्तंभ लेख से ग्राम दान के बारे में पता चलता है, किसके, ये सब चंद्रगुप्त से रिलेटेड है, और चंद्रगुप्त के समय पर जो इसकी याद रख लेना, चंद्रगुप्त के समय की जानकारी, जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त सेकंड के समय की जानकारी का सबसे अच्छा रिसोर्स जो है, सबसे अच्छा रिसोर्स, सबसे अच्छा स्रोत, देवी, क्या बोलेंगे, पुस्तक का नाम क्या बोलते हैं उसको, जो विशाखा दत्त ने लिखी, देवी चंद्रगुप्तम, क्या बोलोगे इसको, देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम बुक है भैया ये। ठीक है, अच्छा स्रोत देवी चंद्रगुप्तम है। देवी चंद्रम एक बुक है जिसके राइटर कौन है, इसके राइटर हैं आपके विशाखा दत्त, विशाखा दत्त इसके राइटर। ठीक है जी, तो सबसे अच्छा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कहां से पता चलता है, ये हमको पता चलता है विशाखा दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम से, जहां से हमको रामगुप्त कमजोर शासक के बारे में पता चला, ध्रुव देवी के बारे में पता चला। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में मैंने इसके साम्राज्य की सीमाएं आपको बता दी, कहां तक फैली हुई थी, सारी बात मैं आपको बता चुका हूं, ये कभी मत भूलना। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में जो गद्दी पर आया आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में कौन आया, मैंने बोला इसका पुत्र कुमार गुप्त, क्या बोलेंगे, कुमारगुप्त गद्दी पर आता है, और कुमारगुप्त का शासन रहा 414 से लेकर के 454 एडी ईसवी तक। ईसवी बोलते हैं भैया सन को, जो अभी चल रहा है, जैसे 2022 चल रहा है ना, तो ये सन 454 में था। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, तो कुमारगुप्त की बात मैंने आपको बताई, कुमारगुप्त गद्दी पर आता है। कुमारगुप्त देखो कोई बहुत बड़ा रोल गुप्त वंश में कुमारगुप्त का नहीं है, जैसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियां हैं मैंने आपको बताई, साम्राज्य विस्तार उसने किस तरह से किया, लेकिन कुमारगुप्त की कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। कुमारगुप्त की विशेष उपलब्धि क्यों नहीं है, जो इसको मिला,
इसने सिर्फ उसको रखाया, कोई सीमाएं इसने नहीं फैलाई, है ना, साम्राज्य विस्तार की चीजें इसने नहीं की, तो ये क्या है, सिर्फ सीमित रहा अपने क्षेत्र तक। तो कुमारगुप्त किसका पुत्र है, जो मैंने अभी बताया, इसकी शादी हुई थी कदम, जो कदम के शासक थे, कौन, काकोत्स वर्मा, उनकी बेटी से शादी हुई थी इसकी, किसकी, किसको बोलेंगे, कुमारगुप्त को। कब से शासक है, 414 से 454 तक ये शासक है। चलो, इसकी माता कौन है, माता इसकी ध्रुव देवी है, ध्रुव देवी का पुत्र है, उसी ध्रुव देवी का, ठीक है। और पिता कौन है, पिता आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, पिता कौन है इसके, चंद्र सेकंड, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसके पिता हैं। लेकिन इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात सबसे क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी ने की थी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, जो कि भैया भारत के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में अपना एक विशेष विशेष योगदान रखता है। तो बार बार पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ठीक है, ये किसने की थी, कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय स्थित कहाँ है, तो बिहार में, बिहार में राजगीर स्थल है, वहां से लगभग आपका ऐसे होगा 73-74 किलोमीटर पड़ता है, कितना है, तो वहां से स्थिति है इसकी नालंदा विश्वविद्यालय की। किसने बनवाया था, तो बौद्ध शिक्षा के लिए, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी इसको बोलते हैं, है ना। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध था, बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। चलो भाई, उपाधि क्या है इसकी, कुमारगुप्त की उपाधि महेंद्रादित्य, क्या बोलोगे, महेंद्रादित्य के नाम से किसको जाना जाता था, वो आपका कुमारगुप्त को जाना जाता था, कभी मत भूलना इस बात को। अगली बात है मोर और कार्तिकेय के सिक्के, मोर, मोर की प्रतिमा के, कार्तिकेय, कार्तिकेय की तस्वीर के, मोर और कार्तिकेय की, कार्तिकेय की नहीं, कार्तिकेय के चित्र वाले सिक्के, चित्र वाले सिक्के जारी किए। इस बात का क्या मतलब है, सीधी सी बात है कि भाई ये शिव जी के पुत्र है कार्तिकेय, जिनका वाहन मोर है। तो इसका बहुत सारे इतिहासकारों ने मत लगाया कि ये किसको मानने लग गया था, शैव धर्म को मानने ये लग गया था। क्या बोलेंगे, चित्र वाले सिक्के जारी किए। और ये किस मुद्रा के बने हुए थे, तो याद रख लेना ये चांदी के बने हुए थे, किसके, चांदी के। और गुप्त वंश में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि ये जो यहां सिक्के हैं, इनके बारे में एक ब्लॉग बना करके मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर आपसे पूछे सोने का सिक्का, सोने का सिक्का किसने जारी कराया, तो सोने का सिक्का हमेशा आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। क्या बोलोगे, चंद्रगुप्त प्रथम। और सोने के सिक्के को ही क्या बोलते थे, गुप्त वंश में दिनार कहते थे। कई बार पूछा गया है गुप्त वंश में सोने का सिक्का क्या कहलाता था, दिनार कहलाता था। ऐसे ही चांदी का सिक्का पूछे, चांदी का सिक्का, चांदी के सिक्के किसने जारी कराए, तो तब नाम लिखना चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या बोलेंगे, चंद्र सेकंड। और चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे, रुपयक कहा गया है। क्या कहा गया है, रुपयक कहा गया है, ठीक है। पै मैंने गलत बना दिया, आधा पै बनाना इसको, आधा पै, रुपयक। ऐसे ही अगर बात करूं तो तांबे के सिक्कों का बहुत बड़ा उल्लेख नहीं है, लेकिन इनके समय पर जो गुप्त शासक थे, इनके समय पर तांबे के जो सिक्के थे उनको कौड़ी कहा जाता था। जो तांबे के सिक्के थे, तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था, कौड़ी कहा जाता था, कौड़ी कहा जाता था, ठीक है। अगर कभी भी पूछे, सोने का सिक्का सबसे पहले राजा रानी का सिक्का चलवाया, जिस पर एक तरफ मैंने बताया था अपनी पत्नी कुमार देवी का चित्र उसने लगवाया, और उसी सिक्के को आगे चल करके चांदी के रूप में किसने, वही सिक्का नहीं, नए सिक्के, रुपयक किसने चलाई थी, ये चलाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड ने। और मोर और कार्तिकेय वाला जो चांदी का सिक्का चलाया, वो किसने चलाया, वो कुमारगुप्त ने चलाया। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। कुमारगुप्त के बाद में आते हैं, कुमारगुप्त के बाद में गद्दी पर कौन आता है, कुमारगुप्त के बाद में गद्दी पर आया आपका स्कंदगुप्त। स्कंद, क्या बोलोगे, स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त ये किसका पुत्र है, क्या बोलोगे, स्कंदगुप्त ये आपका पुत्र है कुमारगुप्त का। कुमारगुप्त का शासन कब तक है, 454 तक। तो 454 में ये आ जाता है, 454 से लेकर के 467 एडी तक शासक रहा। तो दिक्कत, आगे चलेंगे।
बहुत बढ़िया। हाँ, कुषाणों ने भी सोने के सिक्के चलाए थे, और कनिष्क जो था उनमें, कुषाणों में कनिष्क, उसने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। इस बात को याद रखना, कभी पूछे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, वो कनिष्क ने चलाए थे, है ना। कनिष्क वाले अपने नोट्सों में लिख लेना उस बात को। स्कंदगुप्त, तो स्कंदगुप्त का क्या क्रेडिट है, कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त का एक महत्व है, लिखना, इसके समय पर हूणों का आक्रमण हुआ। इसके समय पर, और हूणों को इसने पराजित किया था। इसके समय पर हूणों का आक्रमण हुआ। हूण कहाँ से आए थे, मैंने बताया था, जो आपकी यूची जनजाति थी। यूची जनजाति जब आपकी बैक्ट्रिया प्रदेश में बसी, और बैक्ट्रिया से जो लोग निकले और नर्मदा घाटी में आकर के बसे, नर्मदा घाटी में रहने वाले उन लोगों को हम हूणों के नाम से जानते हैं। इसके समय पर हूणों का आक्रमण हुआ। हूणों का आक्रमण हुआ। हूणों को इसने क्या कर दिया था, हरा दिया था, ठीक है। और जो हूणों का नेतृत्व कर रहा था वो कौन व्यक्ति है, हूणों का नेतृत्व आपका कर रहा था तोरमाण। क्या बोलोगे, हूणों का नेतृत्व कौन कर रहा था, हूणों का नेता कौन था, तोरमाण इनका नेता था। तो भैया एक बात पूछी जाती है कि स्कंदगुप्त ने इनको पराजित किया, तो इस समय जब स्कंदगुप्त ने इनको पराजित किया तो स्कंदगुप्त एक युवराज था। क्या था, एक युवराज हुआ करता था। क्या उस समय भैया ये जिंदे नहीं थे राजा, इनके जो पिता है कुमारगुप्त जिंदे थे या नहीं थे, तो कुमारगुप्त जिंदा था, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि युवराज होते हुए इन्होंने नेतृत्व किया, और उस समय तक राजा थे कुमारगुप्त। लेकिन जब ये युद्ध चल रहा था, हूणों से उनका आक्रमण चल रहा था, इसी युद्ध के दौरान मौत हो गई थी किसकी, कुमारगुप्त की। इसीलिए ये श्रेय दिया जाता है स्कंदगुप्त को कि इन्होंने युवराज होने के नाते इसको विजयी किया था। तो ऐसा समझो कि जो इनकी माता थी वो बीच युद्ध में विधवा हो गई थी, इसीलिए क्रेडिट किसको गया, इसका स्कंदगुप्त को गया। और स्कंदगुप्त का दूसरा क्रेडिट क्या जाता है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, सुदर्शन झील का, जो सुदर्शन झील है उसका पुनः जीर्णोद्धार कराया। पुनः जीर्णोद्धार किसने कराया था। अब मुझे आंसर करेंगे आप सभी लोग कि इससे पहले जीर्णोद्धार किसने कराया था। भाई निर्माण आपको पता है पुष्यगुप्त ने करवाया चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर, नहरें निकलवाई तो शासक ने अशोक के समय पर। उसके बाद में जो जीर्णोद्धार पहली बार जब उसकी मरम्मत कराई तो किसने कराई थी, मरम्मत को बोलते हैं। पुनः मरम्मत का नाम आएगा तो स्कंदगुप्त का नाम लोगे आप हमेशा, किसका, स्कंदगुप्त का नाम लोगे। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में मैं बताऊंगा बच्चे, जब बख्तियार खिलजी आएगा 1199 में, वो आपका उसको ध्वस्त करेगा, मोहम्मद गोरी का सेनापति होगा, है ना। फिर बाद में वो कुतुबुद्दीन ऐबक का भी सेनापति हो जाएगा खिलजी, उसके बारे में वहीं बताऊंगा मैं। चलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलो भैया नेक्स्ट, आगे चलेंगे भैया। तो सुदर्शन झील का पुनः जीर्णोद्धार कराया किसने कराया था, स्कंदगुप्त ने कराया, और यही स्कंदगुप्त का सबसे बड़ा क्रेडिट दिया जाता है। और बच्चे एक बात याद रख लेना, जो क्या लिखना है, गुप्त वंश में कुल 24 शासक हुए। कितने शासक हुए, 24 शासक हुए। क्या बोलना है हमेशा, कुल 24 शासक हुए। लिखना, गुप्त, जो ये गुप्त हैं ये कुषाणों के सामंत थे। सामंत मतलब मंत्री थे। गुप्त कुषाणों के सामंत थे। किसके सामंत थे, कुषाणों के सामंत थे। और इन 24 शासकों के चलते हुए, जिनका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, गुप्त वंश अपने डाउनफॉल की तरफ चलता रहा। डाउनफॉल मतलब अपने पतन की तरफ चलता रहा। गुप्त साम्राज्य कमजोर होता गया, और इसका जो अंतिम शासक है, कल के जीएस के प्रैक्टिस सेट में भी बताया था, बताओ क्या नाम बताया था, आपके दिमाग में आना चाहिए बहुत जल्दी। तो अंतिम शासक इनका क्या बोलोगे, विष्णुगुप्त था। क्या बोलोगे, विष्णुगुप्त, या इसी को हम बोलते हैं कुमारगुप्त थर्ड, कुमारगुप्त तृतीय। और कुमारगुप्त तृतीय क्या कहेंगे आप, ये अंतिम शासक है, ठीक है। कुमारगुप्त तृतीय नाम मिले या फिर विष्णुगुप्त नाम लिखे, दोनों एक ही के नाम है, एक ही के नाम है। तो ये सब बातें आपको पता ही है कि सुदर्शन झील के बारे में जूनागढ़ अभिलेख से हमको पता चलता है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ, एक चीज ये बात याद रख लेना,
जो मैंने बोला इसके समय पर हूणों का आक्रमण हुआ था, हूणों का नेतृत्व तोरमान करता। कई बार पूछ लेता हूण आक्रमण के बारे में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है, तो ये जानकारी भी याद रख लेना, ये जूनागढ़ अभिलेख से हमको मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख या जूनागढ़ स्तंभ लेख लिखना वो ठीक रहेगा। जूनागढ़ स्तंभ लेख से, स्तंभ लेख से हूण आक्रमण के बारे में पता चलता है, लिख लेना। जूनागढ़ अभिलेख से हूण किसके बारे में, हूण आक्रमण के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ, ये डाउनफॉल हुआ आपका। और शताब्दी कौन सी चल रही है, छठी शताब्दी। छठी शताब्दी में जो ये आपके गुप्त हैं ये अपने पतन की अंतिम स्थिति पर आ गए। लेकिन इनके समय की भैया एक लिखना जो अर्थव्यवस्था थी, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। जैसे मैंने बोला इसको हम भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल क्यों कहते हैं, तो भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहने के बहुत सारे कारणों में से मैंने एक बताया, प्रसिद्ध लेखक हुए, प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे गए, कामसूत्र जैसे ग्रंथ लिखे गए, आपके आर्यभट्टियम जैसे ग्रंथ लिखे गए। ठीक है, महत्वपूर्ण नाटकों की रचना हुई, ज्ञान आर्जन का काम हुआ। ठीक है, बहुत सारे हम लोग मतलब ऐसे समझो विज्ञानवाद की तरफ बढ़े, तो क्लासिकल युग बोलते हैं इसको, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग बोलते हैं। तो इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में फाहियान लिखता है। फाहियान कहता है कि जो ये गुप्त लोग थे, इनके गुप्त शासन के समय पर घरों पर ताले नहीं थे कहीं थे। तो ताले ना होने का क्या कारण है, ताले ना होने का कारण है कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था रही होगी, एक अर्थव्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था साथ में बहुत अच्छी, इकोनॉमिक्स इन लोगों की बहुत अच्छी थी। इन लोगों की अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था। यही तो दर्शाता है भाई, आज तो आप कहीं घर बाहर जाओगे ताला लगा करके जाओगे, तो ऐसा प्रजा कब डरती होगी, जब कठोर शासन रहा होगा। तो अर्थव्यवस्था में एक तो भैया आपको भूमि पर जो ऊपर लगान होती थी, अगर हम बात करें भू राजस्व की, भूमि राजस्व नहीं भू राजस्व बोलेंगे इसको, भू राजस्व जो रेवेन्यू देना पड़ता था वो कितना था, उपज का, क्या बोलोगे, उपज का 1/6 हुआ करता था। किसमें, गुप्त वंश में। आपकी जितनी भी उपज हुई है वो आपको राजा को देनी होगी, उसका 1/6। लेकिन बच्चे मौर्य काल में क्या था, जो मौर्य काल था, मौर्य काल में क्या था, मौर्य काल में देखो मेगास्थनीज था एक जिसने इंडिका लिखी थी। तो मेगास्थनीज ने इंडिका में क्या लिखा है, मेगास्थनीज ने बताया है कि वहां 1/4 थी। लेकिन अधिकतम इतिहासकार, बाकी जो लोग हैं वो इतिहासकार क्या कहते हैं, 1/6। तो मौर्य काल में भी कभी पूछा जाए भू राजस्व कितना था, 1/6 ही आपको आंसर देना है। लेकिन अगर पूछ ले विशेष रूप से कि मेगास्थनीज ने भू राजस्व कितना बताया है, तो 1/4 आंसर करना होगा। तब भू राजस्व कितना था, इनका उपज का 1/6 था। ठीक है, बिना जुती जो भूमि थी, अगर जोत हो जाती थी भूमि पर तो ही उपज का देना पड़ता था, और बिना जुती जो भूमि हो, बिना जुती हुई भूमि, बिना जुती हुई भूमि, और बिना जुती हुई भूमि को ये लोग बोलते थे अपरहत, अपरहत कहते थे। क्या अपरहत पर भी कोई टैक्स जाता था, नहीं जी, अपरहत पर कोई भी टैक्स नहीं जाता था। ठीक है, चलो, तो भू राजस्व जो था वो उपज का 1/6 हुआ करता था। ये इनकी अर्थव्यवस्था की बात बता रहा हूं। और अब बात करते हैं इनकी प्रशासनिक व्यवस्था जो थी, प्रशासनिक व्यवस्था सारी समझना कैसे इन्होंने इसको काबू में पाया। तो प्रशासनिक व्यवस्था तभी अच्छी होगी जब एक अच्छी टीम होगी ऑपरेट करने के लिए। अच्छी टीम से मतलब है अच्छे लोग जिनके हाथ में शक्तियां होगी। तो ऐसे ही प्रमुख थे। पुलिस विभाग था क्या इनका, हाँ, दंडपाशिक एक व्यक्ति था, दंडपाशिक। दंडपाशिक कौन था, ये पुलिस विभाग इन्होंने बनाया हुआ था। ये हुआ करता था पुलिस प्रमुख, नोट करना, ये कौन था, ये पुलिस प्रमुख हुआ करता था, दंड पाशिक। ठीक है, महासंधिक विग्रह एक था आपका, महासंधिक विग्रह। और महासंधिक विग्रह का क्या काम था भैया, इसका काम था विदेश नीति के लिए। तो गुप्त काल में विदेश नीति का जो संचालक था वो कौन सा अधिकारी हुआ करता था, वो प्रमुख अधिकारी था, कौन, महासंधिक विग्रह। ठीक है, दंडपाशिक कौन था, ये पुलिस विभाग का प्रमुख हुआ करता था। महादंड नायक, महादंड नायक, महादंड नायक का क्या काम था, तो ये था न्याय विभाग का प्रमुख। किसका, न्याय विभाग,
लिख लेना आगे, न्याय विभाग का प्रमुख था। ठीक है, ये कौन व्यक्ति है? महादंड नायक है। एक था आपका अग्रहारिक, अग्रहारिक, और अग्रहारिक के पास कौन सा पद था? ये था दान जो विभाग था उसका प्रमुख था, जो दान देते थे ये लोग। जैसे मैंने बताया गांव के गांव दान दिए इन्होंने, तो अग्रहारिक ये दान विभाग का प्रमुख था। दंडनायक न्याय विभाग का, महासंदिग्ध विग्रह विदेश नीति के लिए, दंडपाशिक ये पुलिस प्रमुख था। कौन था? पुलिस प्रमुख था। ठीक है, ये हुई इनकी प्रशासनिक व्यवस्था, जो इन्होंने अपनी नीति को अच्छा बनाया, जिसके लिए और भी बहुत सारे पद थे लेकिन महत्वपूर्ण यही है। चलो, कोई दिक्कत? गुरुजी सिविल और क्रिमिनल लॉज अलग अलग होते हैं। यार प्रखर दीक्षित, क्या कर रहे हो? क्लास कैसी चल रही है? सिविल है, कैसी बात कर रहे हो आप? सिविल लॉ बच्चे वो जो जमीन संबंधित कानून होते हैं, जिसके लिए हमारा, अगर हम कहते हैं कि एक होते क्रिमिनल लॉज, क्रिमिनल लॉज के लिए हमारा आईपीसी है, भारतीय दंड विधान 1860, 1860, है ना। और अगर क्रिमिनल लॉज की बात करते हैं तो क्रिमिनल लॉज के लिए हमारा क्या, कौन सा प्रोसीजर लगाएंगे? तो उसके लिए सीपीसी होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, है ना। क्रिमिनल नहीं, सॉरी, सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड में सिविल मामले देखे जाते हैं। सिविल मामले कौन से होते हैं? जो भूमि वगैरह के मामले होते हैं, ऐसे मामले जिसमें आप ये नहीं चाहते कि कोई आदमी जेल जाए, जिसमें आप पैसे की मांग करते हैं। और आपराधिक मामले वो होते हैं जिनमें आप ये चाहते हैं कि कोई व्यक्ति जेल जाए, जो कि हमारे किस में बताए गए हैं? भारतीय दंड विधान 1860 में बताए गए हैं। बच्चे क्लास कौन सी चल रही है? हिस्ट्री की क्लास चल रही है, आप क्रिमिनोलॉजी की बात कर रहे हैं? अपराधों के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। बच्चे इतनी बात क्लियर है? सर कामसूत्र क्या होता है? सर भट्ट, भट्ट कर क्या है? अभी बताऊंगा बच्चे। दशावतार मंदिर क्या है? अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी क्लास, कोई बात नहीं। देखा, अब बच्चा पढ़े करो पढ़े करो, मान लो मेरी बात तो, अगर मेरी बात मान लोगे तो चरम पर पहुंचोगे कम समय पर, मेरी बात नहीं मानोगे तो भटकते रहना है। एक तो पहली बात तो मैं झूठ नहीं बोलता, दूसरी बात मैंने बहुत बच्चे देखे तैयारी करते हुए, बहुत, थोड़े नहीं बहुत। देखो अध्यापक तो बहुत सारे, मुझसे बहुत लाख लाख गुणे अच्छे गुणी अध्यापक, विद्वान अध्यापक, मुझसे ज़्यादा लाखों छात्र भी बच्चों ने पढ़ा दी, लेकिन मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ मैं सबसे ज़्यादा बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ, सबसे ज़्यादा। पढ़ा तो बहुत लोगों ने दिया, लेकिन बात है बच्चों से कितने लोग जुड़े। मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ, मैं बहुत सारे हजारों बच्चों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, हजारों बच्चों से मैंने खुद अपने आप बात की होंगी। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम पढ़ लो, मान जाओ, अपने अंदर बदलाव लेकर आ आओ। बदलाव किस चीज का? शांत होकर के पढ़ने का। ये हुई प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, एक बच्चे ने पूछा जो इनका टैक्स सिस्टम था, एक बच्चे ने अभी क्वेश्चन पूछा जी भट्ट कर क्या था। ठीक है, तो दो कर इनके प्रमुख थे, एक तो भट्ट कर था, एक था चाट कर। चाट बोलते थे सैनिकों को, जो छोटी सेना होती थी उसको ये चाट बोलते थे, उससे बड़ी सेना होती थी उसको ये चमू बोलते थे, चमू, है ना। तो चाट कर सैनिकों के लिए लिया जाता था, और किससे लिया जाता था? लुटेरों से लिया जाता था। लुटेरो, क्या बोलोगे? लुटेरों पर जो टैक्स लगता था, लूट के धन पर, वो चाट कर कहलाता था। और जो भट्ट कर था ये था पुलिस टैक्स, पुलिस जो टैक्स लगाती थी बच्चा, ये आपका भट्ट कर था। ठीक है, अब बात आ जाती है मंदिरों की। मंदिर नोट करेंगे, मैंने बोला था ना गुप्त काल में मंदिर बड़े महत्वपूर्ण है और इनसे हमेशा प्रश्न आता है। जैसे तिगवा का मंदिर बोलेंगे, तिगवा विष्णु मंदिर, बोलो भैया तिगवा विष्णु मंदिर। बच्चे बताना कहाँ स्थित है तिगवा का विष्णु मंदिर। एक मंदिर बना भुमरा का शिव मंदिर, भुमरा शिव मंदिर। चलो भाई, तीसरा मंदिर बना दशावतार विष्णु मंदिर, किसके लिए है? भगवान विष्णु के लिए दशावतार विष्णु मंदिर बना। चलो कोई बात नहीं। एक बना एरण विष्णु मंदिर, क्या बोलोगे? एक बना एरण विष्णु मंदिर, एरण विष्णु मंदिर, कोई दिक्कत भाई? तो ये मंदिर बने। एक बना भीतर गांव, क्या बना? भीतर गांव लक्ष्मण मंदिर, भीतर गांव लक्ष्मण मंदिर। तो ये गुप्तकालीन मंदिर है।
और बड़े प्रमुख मंदिर है बच्चे, इनसे बार बार परीक्षा में प्रश्न आते रहे हैं और आते रहेंगे। जैसे तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ है? एमपी में है। भुमरा का शिव मंदिर कहाँ है? एमपी में स्थित है। दशावतार ये अपना यूपी में, झांसी में। कहाँ है? यूपी, देवगढ़, झांसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऐरण का विष्णु मंदिर ये कहाँ है? सागर, मध्य प्रदेश में स्थित है। भीतर गांव का मंदिर कहाँ है? ये भी यूपी, कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूपी के कानपुर में स्थित है। ऐरण की बात करते हैं, सागर एमपी में स्थित है। और दशावतार मंदिर ये कहाँ है? झांसी, देवगढ़ में स्थित है। क्या बोलोगे? झांसी में स्थित है। कोई दिक्कत? यहां तक कोई बात बच्चे? किसी बात में कोई दिक्कत? बोलो। वेरी गुड, फटाफट आंसर करेंगे। हम कानपुर से हैं। बहुत बढ़िया बच्चे, स्वागत है। चलो सर, लुटेरे कैसे टैक्स देते होंगे? वो समझोगे बच्चे, आगे जलालुद्दीन पढ़ोगे तो लुटेरे। अब एक बात बताओ, ऐसे नहीं होता था। लुटेरे से मतलब ये नहीं था कि लुटेरे को पकड़ लिया, हाँ भाई तय तू लूट के लेकर हमको पैसे दे दे, ऐसा नहीं था। लुटेरों से मतलब था जो बाहरी सीमाओं में, बाहर की सीमाओं से लूट लेकर के आते थे। उनको राजा का समर्थन होता था कि राजा उनको समर्थित करेगा, किसी भी प्रकार की संधि की जरूरत होगी, कभी उनको छुड़ाना पड़ जाएगा, दूत कोई भेजना पड़ जाएगा, तो लुटेरों को समर्थन होता था। लुटेरे अपने क्षेत्र में लूट नहीं करते थे, लुटेरे लेकर के आते थे बाहर की सीमाओं से लूट करके सामान को, तब उस पर टैक्स लगता था। उस पर टैक्स लगता था कि भाई हाँ, बाकी को लूट करके लेकर के आओ, है ना? क्या बोलेंगे? ये प्रमुख मंदिर हैं आपके, और एमपी और यूपी के मंदिर हैं। एमपी और यूपी में मतलब समझ रहे हो इन्होंने कहाँ निर्माण करवाया? मगध वाले क्षेत्र में, यानी यूपी तक तो इनका शासन था, विदिशा तक भी इनका शासन पहला हुआ था गुप्तों का, तो वहीं वहीं इन्होंने मंदिरों का निर्माण करवा दिया। चलो भाई, एक इनका नाम आता है अजंता की गुफाओं के लिए। किसके लिए? अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? अजंता की गुफाएं बनवाई गुप्तों ने बनवाई हैं। किसने? गुप्त शासकों ने बनवाई। अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है? 29 है ये टोटल। कितनी संख्या है इनकी? 29। और याद रख लेना, अजंता की गुफाएं 1983 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुई थी। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल। मैं प्रैक्टिस सेट में लाता रहता हूँ ना ये क्वेश्चन, विश्व विरासत सूची के, वही है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत सूची में शामिल, जिसमें भारत के 40 स्थल हैं। तो 1983 से ही शामिल होने शुरू हुए थे। आगरा का किला, ताजमहल, अजंता की गुफाएं, ठीक है, तो ये सब 1983 में शामिल हुए थे। 4 स्थल थे टोटल। बहुत बढ़िया। हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आते हैं? हिस्ट्री के भैया आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं, 5 भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, 5 तक भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। 10 नंबर का आप हिस्ट्री मान सकते हैं अपना। लेखपाल में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ग्रुप डी में भी इतने ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये आपकी भैया औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ बोलेंगे? औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ेंगे भैया। आगे बढ़ेंगे तो जब गुप्तों का साम्राज्य मगध से खत्म हो गया, तो मगध की गद्दी पर फिर उसको बोलते हैं 6ठी शताब्दी के बाद में जो साम्राज्य आया, उसके बाद में बहुत सारे राजा तो नहीं हुए, सिर्फ एक राजा होगा आपका। कौन? वो होगा हर्षवर्धन। देखेंगे कौन आएगा? हर्षवर्धन। इनको बोलते हैं हम थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। एक वंश हम पढ़ते हैं थानेश्वर का, इनके बाद का है थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। थानेश्वर कहां पड़ता है जी? ये थानेश्वर पड़ता है ये आपका हरियाणा में। तो हरियाणा का एक वंश है। तो ये हरियाणा का वंश आपका मगध में, उधर कन्नौज में कैसे पहुंचेगा, ये कहानी थोड़ी बड़ी है, समझते रहना इस बात को। थानेश्वर का पुष्यभूति वंश था, जिसके संस्थापक कौन है? जिसके संस्थापक हैं आपके, इनके पिता का नाम क्या था? बोलेंगे एक बार। राजा हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? तो प्रभाकर वर्धन। इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक थे पुष्यभूति, ठीक है, जिनके नाम पर इस वंश का नाम पड़ा। और पुष्यभूति के बाद में जो आपका आया गद्दी पर, इसके बाद में गद्दी पर आया प्रभाकर वर्धन। क्या बोलोगे? प्रभाकर वर्धन। एक छोटा सा वंश था भैया, छोटा वंश था। कहां? हरियाणा में। और इसको पढ़ना क्यों जरूरी है? देखेंगे इसका इतिहास में एक बड़ा योगदान है। थानेश्वर
जिसका संस्थापक कौन है? पुष्यभूति नामक एक व्यक्ति था। इन्हीं का आगे एक वंशज हुआ प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें हुई हैं। समझना ध्यान से, प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें हुई हैं। बोर्ड चल जा भाई। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें हुई, जिसमें इसका सबसे बड़ा बेटा है राज्यवर्धन। राज्यवर्धन ये कौन है? ये बड़ा पुत्र है। ये कौन था? इसका बड़ा बेटा था। दूसरे नंबर पर हुई पुत्री राज्यश्री। राज्यश्री कौन थी? इसकी बेटी है, और यही वो लड़की रहेगी जो गद्दी पर रहेगी। गद्दी पर किस? कन्नौज की गद्दी पर, जो हर्षवर्धन के साथ साथ बैठ करके शासन संभालेगी, वही राज्यश्री है। और तीसरा है सबसे छोटा हर्षवर्धन, राजा हर्ष के नाम से जिसको आप जानते हैं, हर्षवर्धन। चलो, वर्धन वर्धन देखो यहां दह बना दिया, दह दह ही बनाना आप हर जगह, वर्धन ऐसे ही लिखा जाएगा, है ना। तो कौन शासक हुए? आपका पुष्यभूति, और ये प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन दरअसल में ये कौन है? तो एक अगर हम बात करें, यहां जो कन्नौज है, कन्नौज क्या हो जाएगा धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण नगर, जो उत्तर प्रदेश का ये कन्नौज है ना, यूपी का कन्नौज, ये भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण नगर हो जाएगा एक समय पर। क्यों कन्नौज महत्वपूर्ण नगर क्यों हुआ? क्योंकि जैसे आप देखोगे ना, जीटी रोड से लेकर के, जीटी रोड यहीं से निकलती थी, पाटलिपुत्र के बाकी सारे बड़े रास्ते जितने थे, बड़े नगरों को जितने भी रास्ते थे, वो सारे कहाँ से होकर के जाते थे? कन्नौज से होकर के जाते थे। और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि कन्नौज पर जिसका कंट्रोल हो जाएगा, वो इस उत्तर भारत का राजा बनेगा। समझ रहे हैं? कन्नौज इतना महत्वपूर्ण नगर हो गया था, जैसे कि फाइयान जब घूमने आया तो फाइयान ने सबसे मजबूत नगर, सबसे व्यापारिक नगर किसको बताया? कन्नौज को बताया। किसको बताया? कन्नौज को। तो इसीलिए सब लोग सोचेंगे कि भाई कन्नौज की गद्दी अपने कंट्रोल में होनी चाहिए, लेकिन यहां कन्नौज में एक वंश था, मोखरी वंश। कन्नौज का मोखरी वंश था एक। मोखरी वंश के लोग कन्नौज पर शासन कर रहे थे, और मोखरी वंश का ही एक शासक था, लिखना, ये प्रभाकर वर्धन जो है, ये मंत्री था पहले एक सामंत। प्रभाकर वर्धन सामंत था अवंती वर्मन का। इसका सामंत था अवंती वर्मन का। अब ये अवंती वर्मन कौन है जी? अवंती वर्मन का। और ये अवंती वर्मन है मोखरी वंश का राजा। तो मोखरी वंश का राजा था अवंती वर्मन, उसी का मंत्री था इन तीनों का पिता प्रभाकर वर्धन। समझ रहे हैं? तो ये हरियाणा से इनका क्या रिलेशन है? हरियाणा का उत्तर प्रदेश से क्या रिलेशन हुआ कि हरियाणा का ये आदमी प्रभाकर वर्धन एक मंत्री मात्र था, किसका? मोखरी वंश के शासक अवंती वर्मन का, है ना। कोई दिक्कत इतनी बात में? थम्स अप करके बताओ। चलो चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे चलेंगे। सर हम फरुखाबाद से। अच्छा बच्चे, आऊंगा मैं फरुखाबाद, ठीक है। चलो सर जी, इन अभिलेखों से कैसे पता चला ये प्राकृत भाषा है या पाली भाषा? रवि राठी जी, बच्चे आप पहले एक्सकेवेटर बनो, है ना। जब आप पुरातत्व लेखागार में एक विशेषज्ञ हो जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसके लिए विशेष लोग होते हैं जो लिपियों की पहचान करते हैं, और लिपियों की पहचान करने वाला व्यक्ति ही बताता है कि ये कौन सी लिपि है। चलो, ये हिंदी है, कैसे बताओगे हिंदी है? आप लोग जानते हो ना इसको, ये हिंदी है? जब जब भी तो बताओ हिंदी है तो देवनागरी लिपि होगी। क्यों जी? ऐसी थोड़ी बता दोगे? तो आप इसके हिंदी के थोड़े से विशेषज्ञ हो, छोटे से, लेकिन जिसको आप नहीं जानते उसको नहीं बता पाओगे, है। जैसे मैं ऐसे लिख दूं, मान के चलो ये उर्दू है या कुछ और है, बताना मुझे। आप कहोगे कुछ भी नहीं है। ऐसे मैं बोल दूं आपसे, ये क्या, बताना उर्दू है क्या है ही नहीं कुछ भी, तो बताओगे क्या? जिसके बारे में नहीं पता उसके बारे में क्या बताओगे? ये है ही नहीं कुछ भी। तो 3 बेटे इसके, 3 बेटे नहीं, सॉरी 2 बेटे हैं, राज्यवर्धन, राज्यश्री और हर्षवर्धन, ये बात याद रख लेना। और तो ये कन्नौज जो है, अगर कन्नौज की बात मैं आपको बता रहा हूं बच्चे, ये कन्नौज की बात बता रहा हूं, ध्यान से समझना। कन्नौज की बात अगर हम कर रहे हैं,
तो ये जो यूपी का कन्नौज है, आपका कन्नौज क्षेत्र जो है, तो समझो इस बात को, इतना बड़ा तो नहीं दर्शा सकते नक्शे पर। कन्नौज जो है, यहां दो शासक हैं, एक तो ये बंगाल है, बंगाल, ठीक है, बंगाल इधर हो गया, और इधर हो गया आपका मालवा। क्या हो गया? मालवा हो गया। तो ये जो कन्नौज है, इनको दोनों का ही खतरा है, बंगाल से भी और मालवा से भी। जी मालवा में कौन है भैया? मालवा में है आपका देवगुप्त, देवगुप्त शासक। तो देखो शादी कैसे करेंगे। बंगाल में है आपका शशांक, बंगाल में कौन है? शशांक, गौड़ प्रदेश, गौड़ प्रदेश का शासक। क्या बोलते हैं इसको? गौड़ प्रदेश था बंगाल, बंगाल में गौड़ प्रदेश का शासक था। ये वही शशांक है जिसने उस पीपल वृक्ष को कटवाया था जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। बोधि वृक्ष को कटवाने वाला वही शशांक है, बौद्धों के खिलाफ था, कटवाने वाला। ठीक है। तो ये जो कन्नौज है, इस कन्नौज को खतरा किससे है? इस कन्नौज को खतरा है भैया बंगाल से और मालवा से। तो ये लोग क्या करते हैं? ये जो कन्नौज के लोग हैं, इधर है आपका थानेश्वर हरियाणा में, ठीक है, तो यहां नहीं, थानेश्वर में, यहां हरियाणा में ये लोग हैं। तो ये लोग सोचते हैं क्यों ना हम लोग आपस में मिल जाएं ताकि इनका मुकाबला कर सकें, इनका मुकाबला हम कर सकें। तो ये प्रभाकर वर्धन क्या करते हैं? अपनी बेटी राज्यश्री को कहां भी शादी कर लेते हैं, आपस में दोनों विवाह संबंध बना लेते हैं, एक तो अवंती वर्मन और एक प्रभाकर वर्धन, यानी मंत्री और राजा आपस में समधी समधी बन जाते हैं। तो क्या हुआ, आगे चलेंगे थोड़ा सा। लिखना, प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन ने राज्यश्री, इसकी बेटी है, राज्यश्री की शादी अवंती वर्मन के पुत्र, अवंती वर्मन के पुत्र, वर्मन वंश है, अवंती वर्मन, मौखरी वंश भी बोलते हैं, वर्मन वंश भी, अवंती वर्मन के पुत्र, शादी बहुत करते थे बचने के लिए, अवंती वर्मन के पुत्र गृह वर्मन से कर दी, गृह वर्मन से कर दी। चलो भैया शादी तो हो गई, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया शादी हुई, सबने रसगुल्ले वसगुल्ले जबरदस्त तरीके से खाए, लेकिन दो रिश्तेदार जो ये दूर बैठे हैं, इन पे किसी की नजर नहीं है। ये कह रहे हैं यार हम तो दावत में भी नहीं बुलाए, तो एक काम करो, एक काम करो, दूल्हे उठा लो। समझ रहे हो? तो इन्होंने, लोगों ने क्या किया, इन दोनों ने मिलकर के, शशांक और देवगुप्त ने मिलकर के, लिखना, शशांक और देवगुप्त ने मिलकर, और देवगुप्त ने मिलकर गृहवर्मन की हत्या कर दी। अरे मैं कहां जा रहा भाई, मिलकर गृहवर्मन की हत्या कर दी और किडनैप कर लिया राज्यश्री को। किडनैप, अब देखो, अब मूवी में जबरदस्त सीन आया है, किडनैपिंग हो चुकी है। फिल्मों में जब ये तो बने रहा है, सुनील शेट्टी मिथुन मिथुन की फिल्म आ गई पुरानी, तो उन सब की थीम एक ही थी, ऐसा उनकी फिल्मों की एक ही कहानी थी कि बहन का किडनैप कर लिया और ऐसे घर में प्रताड़ित करे, चाटे वाटे चले, तो फिर वो बदला लेता था। एक फिल्म देखी मैंने, उसमें मिथुन पुलिस की ड्रेस में, मिथुन की एक जैसी फिल्म है, चांडाल पांडाल, लगातार 250-300 फिल्म एक जैसी है मिथुन की। उसमें मिथुन ने ऐसे डंडा फेंक के मारा पुलिस का, और वो डंडा पहाड़ के ऊपर से टुट 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 टुट, पहाड़ के ऊपर से जा रहा डंडा, उधर वो, उधर अपने घोड़े भाग रहा डाकू, उसके जाके वो डंडा यहाँ कनपट्टी पे लगा, घोड़ा भी गिर गया, वो आदमी भी और ये भी। बताओ, ऐसा समझो जैसे जादुई डंडा हो कोई मिथुन का। यहाँ देखो ध्यान से, शशांक और देवगुप्त ने मिलकर गृहवर्मन की हत्या कर दी, गृहवर्मन की हत्या कर दी। अब आप समझ गए होंगे क्यों करी होगी हत्या, क्योंकि ये लोग कन्नौज पर अपना अधिकार करना चाहते थे। गृहवर्मन की हत्या की और राज्यश्री का अपहरण कर लिया, राज्यश्री का अपहरण कर लिया। बड़ा भाई जाएगा, बड़ा भाई जाएगा, बड़ा भाई कौन है? राज्यवर्धन, राज्यवर्धन की भी हत्या ये लोग कर देंगे, अपहरण कर लिया। इधर इनकी मौत हो जाएगी, प्रभाकर वर्धन इनके पिता की मौत हो जाएगी,
बच्चे का बेचारा छोटा सा बच्चा, 16 वर्ष का बच्चा हर्ष, जिसको 16 वर्ष की अवस्था में इन राजाओं से लड़ना होगा, है ना, अपनी बहन को वापस ढूंढना होगा, विलाप में अपने पिता और अपने भाई के लिए दुखी भी होना होगा, और ऐसा शासक जो दिल गद्दी पर नहीं बैठना चाहेगा कन्नौज की पर, लेकिन अपनी बहन के लिए उसको लड़ना होगा, और अपनी बहन को आजीवन वो गद्दी पर बिठाता रहा, उसके साथ गद्दी पर बैठता रहा। बहन भाई का एक अटूट प्रेम हमको यहाँ देखने को मिलता है। नहीं तो इन्होंने ऐसे राजा थे ना पुराने समय तो, कि उन्होंने हत्या कर ली, अपने भाई की हत्या कर दी। इधर एक शासक हर्षवर्धन जैसा शासक है जिसने अपनी बहन को अपने साथ बिठाया। इतना ही प्यार आप लोग भी अपनी बहन से करना, है ना। ठीक है, तो कल की क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें बच्चे, बहुत अच्छे से पढ़ते रहें। तो कल हम इसको ख़त्म कर लेंगे यहाँ हर्षवर्धन को, और हर्षवर्धन के बाद में फिर मैं बताऊंगा कि जब हर्षवर्धन की मौत हो जाएगी तो इस कन्नौज पर कैसे एक संघर्ष छिड़ेगा, जिसको हम त्रिपक्षीय संघर्ष बोलेंगे। जिस त्रिपक्षीय संघर्ष में आपके प्रतिहार शासक आएंगे, जिसमें हम गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ रहे होंगे, है ना। एक तरफ से हम राष्ट्रकूटों के बारे में पढ़ रहे होंगे, एक तरफ से हम आपके बंगाल के शासकों के बारे में यानी पाल शासकों के बारे में पढ़ रहे होंगे। धीरे धीरे आप समझते चले जाओगे। सर जी गुप्त काल के मंदिर, गुप्त काल के मंदिर जो बने हुए हैं बच्चे, शैली में 2 बार बता चुका हूँ, अपने शब्दों में बता चुका हूँ, जीएस के प्रैक्टिस सेट में आपको बता चुका हूँ, मंदिरों की क्लास भी स्पेशल आपकी लूंगा, सब कुछ समझाऊंगा। मैं बताऊंगा आपको गांधार शैली का निर्माण, गांधार शैली का प्रयोग हुआ है मंदिरों के निर्माण में, दक्षिण में जैसे इस्तेमाल होता है द्रविड़ शैली वगैरह का हम प्रयोग करते हैं, सब कुछ जानते रहेंगे, है ना। चलो, हाँ मिथुन की फिल्म अलग ही है भाई। परीक्षित गढ़ से हूँ सर, किला परीक्षित गढ़, बहुत बढ़िया, मेरठ। वेरी गुड, बाय, ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं अब। मिथुन कौन है? एक बच्चा कह रहा है जी मिथुन कौन है? मिथुन कोई राजा है या फिल्म स्टार है? मिथुन इसे ये सोच रहा इतिहास में मिथुन कोई राजा है या फिरकी ले रहा होगा, इसे पता तो होगी। मिथुन चक्रवर्ती बेटा बहुत तगड़ा डांसर है, इंडिया का माइकल जैक्सन समझो मिथुन चक्रवर्ती को, पागल हो रहे हो है। चलो, और जैसा कि आप सभी जानते हो